एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज में आज मेरे प्यारे बच्चों मैं आप सब लोग के साथ क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डिस्कशन करने जा रहा हूं। इस चैप्टर से आपको एक सवाल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, हो सकता है कि दो भी आ जाएं, एक तो पक्का पक्का आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं? सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। पता है ना आपको, हम मैटर की जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। मिक्सचर नाम की कोई चीज होती है और उसके अंदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को भी डिफाइन किया जाता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर्स में जब कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब ऑब्वियसली टेस्ट तो हम नहीं कर सकते, जैसे कि उसका मोलैरिटी वगैरह, कॉम्पोजिशन, सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वो सब सेम होती हैं। कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी, इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं और ये हमेशा एक ही होता है। सॉल्वेंट को हमेशा उसकी फिजिकल स्टेट से डिटरमिन किया जाता है, क्योंकि जो फिजिकल स्टेट हमारे सॉल्यूशन की होती है वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की भी होनी चाहिए। वन और मोर देन कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के अलावा, यानी कि सोल्यूट की बात कर रहा है। सोल्यूट कौन से हो सकते हैं? एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर हमारे पास दो ही लोग हैं, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट, तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है और इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके पास सोल्यूट गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो मिक्सचर भी गैस ही दिखेगा। अगर आपके पास सोल्यूट लिक्विड है, मिक्सचर गैस, सॉल्वेंट गैस है, तभी भी आपको सॉल्यूशन आपको गैस ही दिखेगा। सोल्यूट आपका सॉलिड है, सॉल्वेंट आपका गैस है, अभी भी आपको वो गैस ही नजर आएगा। तो उसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, यहाँ से जरूर देखना। जैसे कि गैस को गैस से मिलाया, यानी कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। लिक्विड को गैस से मिलाया तो जैसे क्लोरोफॉर्म है, उसको हम नाइट्रोजन गैस के साथ मिला सकते हैं। सॉलिड को गैस के साथ मिलाना, यानी कि कैम्फर, नाइट्रोजन गैस के साथ मिला दिया। कैम्फर की प्रॉपर्टी होती है सबलाइम हो जाना। अगर मैं गैस को लिक्विड में डिजोल्व करूंगा तो हमेशा वो हमें लिक्विड जैसा ही नजर आएगा, जैसे ऑक्सीजन को पानी में डिजोल्व कर दिया। और इस चैप्टर में हम लोग इसके ऊपर हेनरी लॉ पढ़ेंगे। लिक्विड लिपिड, अगर मैंने लिक्विड के अंदर लिक्विड को मिला दिया, यहां पर हम लोग राउल्ट्स लॉ को पढ़ेंगे। सॉलिड को लिक्विड मिला दिया, यहां पर भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अगर गैस को सॉलिड में मिला दिया तो सॉलिड दिखेगा, लिक्विड को सॉलिड में मिला दिया तब भी सॉलिड दिखेगा, सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया तब भी सॉलिड दिखेगा। ये कुछ एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। अब बच्चों, सबसे पहला पार्ट जिसको क्लास 11th में बच्चा पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से आता है, मास परसेंटेज, W/W। अगर हम मास ऑफ कंपोनेंट यानी कि एक सोल्यूट को उसके टोटल मास से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो वो परसेंटेज आ जाती है। यही बात अगर वॉल्यूम के साथ की जाए, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 100 से मल्टीप्लाई कर देने से वो परसेंटेज वेट बाय वेट हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यूमरेटर में वेट रखूं और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम, तो उसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का नाम दे दिया जाएगा। फिर आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में व्हेन अ सोल्यूट जिसके अंदर ट्रेस क्वांटिटीज प्रेजेंट होती हैं, ट्रेस क्वांटिटी में सोल्यूट मौजूद होता है, तब उसको पीपीएम में डिसाइड किया जाता है। जैसे कि पानी के अंदर का कंटेमिनेशन, एयर का कंटेमिनेशन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होगा? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, सभी के सभी मौजूद होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻⁶ से। अब यहाँ पर एक यूनिट जो डिफाइन की गई है, पीपीएम को हम लोग माइक्रोग्राम पर एमएल में भी, माइक्रोग्राम पर लीटर में भी, माइक्रोग्राम है पर एमएल में, आप चाहे कैसी भी यूनिट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एक रिलेशन आप मुझे बता दें कि एक पीपीएम कितने माइक्रोग्राम पर एमएल के बराबर होगा, उसका आंसर आप मुझे करके दे देना। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या है? अगर आप एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, तो उस आदमी का मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि अगर ए कौन है? जनरली सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ जब मिलाया जाता है, सम किया जाता है, तो 1 हो जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि काई ए डिवाइड बाय काई बी जो होता है, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का ही रेशियो होता है। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ती है, मोलैरिटी घटती है, याद रखना। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में इस बार मास ऑफ सॉल्वेंट है केजी के अंदर। ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है।
क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ मास की क्वांटिटीज मौजूद हैं। बात समझ में आ गई। आइए अब मैं आपको बच्चों दो चार मस्त मस्त सी चीजें बता देता हूँ, कुछ रिलेशंस बता देता हूँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर, जिसमें सबसे पहले की आपको जाननी है रिलेशन नंबर 1, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी के बीच में। यहाँ पर सवाल बनता है डायरेक्ट, मोल फ्रैक्शन, इससे क्या होता है ना, आप अपना समय बचा सकते हैं। उसके बीच में रिलेशन दिखा रहा हूं मैं आपको। तो उसका रिलेशन आएगा काई बी डिवाइड बाय काई ए इज इक्वल्स टू एम इंटू मोलर मास ऑफ ए डिवाइड बाय 1000। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल एम ए क्या है, मोलर मास किसका, ये सारी बात मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। ये क्या है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। छोटा एम क्या है, मोलालिटी है, मोलालिटी है। और ये दोनों तो आपको पता ही है, मोल फ्रैक्शन है। दूसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूं, दूसरी रिलेशन दिखाता हूं। दूसरी रिलेशन में हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी एंड मोलालिटी की। मोलैरिटी एंड मोलालिटी, मोलालिटी यानी कि छोटा एम, मोलैरिटी यानी कि बड़ा एम। तो छोटा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू एम, और उसको अब हम डिवाइड कर देते हैं। किससे करें भाई डिवाइड, डिवाइड कर देते हैं 1000 इंटू डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का डेंसिटी, माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सारी बातें लिख देता हूं कौन 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 है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, ये क्या है, मोलरिटी है। ये आदमी क्या है, मोलरिटी है। डेंसिटी है ये कौन है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी है। दो रिलेशन हो गई। आइए तीसरी बताता हूं, परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलारिटी के बीच में संबंध कैसा होता है। मोलारिटी कैपिटल एम परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इन सबको करेंगे डिवाइड, मोलर मास ऑफ और मोलारिटी ऑफ सोल्यूट से, सोल्यूट से मोलर मास ऑफ सोल्यूट से, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां तो सारी बातें क्लियर है एकदम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखाता हूं आपको चौथे नंबर की, मोलरिटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, टाइम पास नहीं कर रहा हूं। डिवाइड बाय किससे करेंगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट से, मोलर मास ऑफ सोल्यूट से। यहां पर क्या था, परसेंटेज वेट बाय वेट, यहां पे क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। ये चार ध्यान रखोगे मजे आ जाएंगे जीवन में। चलिए आगे चलते हैं। सोल्यूबिलिटी क्या चीज है भैया, कह रहा है कि सोल्यूबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। और ये जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, दोनों पे डिपेंड करेगा कि वो आपस में घुलना भी चाहते हैं कि नहीं। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। सॉल्युबिलिटी एक हम सॉलिड की लिक्विड के अंदर चेक करें तो इन जनरल सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होने लग जाते हैं, जैसे कि आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, इस प्रकार के इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे इंटरेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। हम जीवन में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर बात कर रहे हैं तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होती है, यानी कि उसे और गर्मी चाहिए, उसे और हीट चाहिए डिसॉल्व कराने के लिए। सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज ऑब्वियसली। जैसे मैंने पानी के अंदर चीनी घुला दी, अब एक समय पर आकर के रूम टेम्परेचर पे चीनी घुलनी बंद हो गई, तो मैं कहूँगा आओ बेटे तुम्हें गैस पे रखा जाए, और हम उसे और धक्का करके डिसॉल्व कर लेते हैं। अगर वो एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि वो कह रहा है मेरे को हीट फेंकनी है तो मुझे हीट फेंकने दो, मैं तो एंडोथर्मिक हूँ। और ये सारे के सारे ट्रेंड जो है एक्सपेरिमेंटली ही ऑब्जर्व किए जाते हैं, आप गैस नहीं कर सकते। प्रेशर का इफेक्ट देखिए, प्रेशर कह रहा है कि मेरा कोई खास फर्क नहीं पड़ता किस पे, सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व करने पे, मैं ज्यादा, मेरा कुछ रोल है ही नहीं, मुझे माफ करो। ओके, सॉल्युबिलिटी गैस की देख लेते हैं, ये आ गया हमारा हेनरी लॉ। सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर जो होती है वो प्रेशर टेम्परेचर दोनों से अफेक्ट करती है।
सोल्युबिलिटी गैस की प्रेशर के बढ़ाने से बढ़ती है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक होती है ना हमारी बोतलें, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उतनी ज्यादा गैस बढ़ जाएगी। हेनरी पहला वो आदमी था जिसने क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था प्रेशर और सोल्युबिलिटी के बीच में, इसीलिए उसका नाम हेनरी लॉ पड़ गया। अगर आपका नाम होता तो आप होते तो आपका नाम भी बन जाता। अब एक काम करो ना, यहाँ पे जो भी व्यक्ति ये लेक्चर देख रहा है अपने नाम के आगे लॉ लिख के चले जाओ चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर। मान लो आप में से कोई बंदा आया चिंटू, लिख जाओ चिंटू लॉ। बंटी आया, लिख जाओ बंटी लॉ। समझ रहे हो ना? कुछ भी, ABCD लॉ, कुछ भी लिख दो, जो भी आपका नाम है, नाम वही लिखना भाई। दिस लॉ स्टेट दैट एक टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर द solubility of the gas in liquid is directly proportional to that of partial pressure of the gas। सरफेस के ऊपर जो लग रहा है उसके ऊपर, तो पार्शियल प्रेशर के से रिलेशन में काई को लगा दिया इसने। आप एक बार स्टेटमेंट तो पढ़ के देखो, कह रहा है कि solubility of the gas is directly proportional, कह तो ये रहा है solubility of the gas काई is directly proportional to pressure, लेकिन ये एनसीईआरटी उल्टा नहीं लिख रहा। हाँ, लग तो ऐसा रहा है, लेकिन अब मेरी बात को जरा सोच के देखो, कौन कहता है कि कांस्टेंट हमेशा राइट साइड में लगता है, कांस्टेंट लेफ्ट साइड में नहीं लग सकता क्या? अरे कांस्टेंट लेफ्ट साइड में नहीं लग सकता क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। बस खेला यहीं से शुरू हुआ और हमारा जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है, जिसका नाम होता है हेनरी कांस्टेंट। सीधी लाइन आ जाएगी, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे गैस उतनी ज़्यादा घुलने लग जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन इज proportional to the partial pressure of the gas over the solution। partial pressure of the gas in the vapor phase is directly proportional। most commonly ये यूज किया जाता है, मैं फिर से बोल देता हूँ, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इस प्रकार से दिखाया गया है। यहाँ पर KH की जो यूनिट आएगी वो प्रेशर की यूनिट आएगी। ATM हो सकता है, टोर हो सकता है, बार हो सकता है, पास्कल हो सकता है, मिली mm ऑफ HG हो सकता है। अब ये जो गैस की टेबल कुछ दिखा रखी है, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। इसका मतलब ये समझ में आता है कि KH इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। अगर एक ही सॉल्यूट एक ही लिक्विड के अंदर अगर आप अलग अलग गैसेस को भरोगे तो उसका KH वैल्यू बदलता जाएगा। जैसे हीलियम है, हीलियम को आप स्टडी कर रहे हैं पानी के संबंध में, तो उसका KH वैल्यू बदलता जा रहा है। देखो यहाँ पे 293 पे क्या है, फिर हाइड्रोजन का देखो 293 पे, तो दोनों अलग अलग गैसेस अलग अलग वैल्यूज है कि नहीं। नाइट्रोजन का देखो दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग वैल्यू। हमने ये भी जाना था कि टेम्परेचर बढ़ने से सोलिबिलिटी घटती है, इस ये तो KH बढ़ रहा है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि KH के बढ़ने से सोलिबिलिटी घटती है। ये देखो, हायर द KH वैल्यू एट ए गिवन प्रेशर लोअर द सोलिबिलिटी ऑफ द गैस। तो KH बढ़ने से सोलिबिलिटी कम हो जाती है। O2 का भी देखो, टेम्परेचर बढ़ाया KH बढ़ गया, सोलिबिलिटी घट जाएगी। आर्गन है, CO2 है, फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन है, वगैरह है, वगैरह वगैरह। तो अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर पिछले से पिछले साल नीट ने एक प्रश्न पूछा था कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होनी चाहिए, कंपेयर करके बताओ किसका सबसे ज़्यादा स्टेबल सॉल्युबिलिटी। तो ऑक्सीजन की होनी चाहिए क्योंकि लीस्ट KH वैल्यू उसी का है कि नहीं। और हीलियम और नाइट्रोजन में सेम टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? हाइड्रोजन की होनी चाहिए। समझ गए ना? अब इस बात को मैं इस्तेमाल करूंगा आगे आने वाले एक फैक्ट में कि हीलियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। समझ गए? KH value for both N2 and O2 increase with increase in temperature indicating solubility of the gas। increase with decrease of temperature, टेम्परेचर बढ़ेगा तो solubility घटती है, अगर टेम्परेचर कम होगा solubility बढ़ती है। हेनरी लॉ के कुछ यहाँ पर खास कारनामे हैं, कुछ कारनामे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन्हें पढ़ें, खुद से थोड़ा सा समझें। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बॉटल को हम हाई प्रेशर पे सील करते हैं, पहला। दूसरा, टू अवॉइड बेंड्स, अब जब स्कूबा ड्राइवर जो होते हैं ना, स्कूबा ड्राइवर क्या करते हैं, वो जब समुद्र में नीचे जाते हैं तो वो हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज थोड़ा याद रखोगे तो रैंक इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी आ जाएगी, हो सकता है कि सवाल इस पे आ जाता है। तीनों लोगों का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना। तो जिसमें हमने हीलियम का सबसे कम अमाउंट रखा है, अब ऐसे इसलिए किया है क्योंकि नाइट्रोजन और हीलियम की सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर प्रेशर पे ऑक्सीजन से कम होती है।
अब एकदम से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा घुल जाएगी, पानी में जाएंगे, अगर समुद्र में नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा सर के ऊपर, तो ज़्यादा ऑक्सीजन घुल जाएगी। जैसे स्कूबा ड्राइवर वापस आएगा तो उसको एक नाम की बीमारी जिसका नाम होता है बेंड्स, वो हो जाती है, दिक्कत आने लग जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक ऐसी मिक्सचर को लिया जाता है जिससे इंसान ठीक रहे, बेंड्स से ना हो। जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, इसकी वजह से उनके ब्लड में और टिश्यूज में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। लो ब्लड ऑक्सीजन cause climbers also to become weak and unable to think clearly, जिसे एनॉक्सिया कहा जाता है। एक बार ये तीनों बातें जरूर पढ़ लेना भाई। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। solubility ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। सर ये बाकी जगह खाली क्यों छोड़ी, अरे कुछ काम की चीज दूंगा ना यहाँ पे मेरे दोस्त, लिमिटेशन बताता हूँ ना। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी बाबा ने कहा, हेनरी एक ऐसा आदमी था, उसने कहा कि भाई देखो हमें पता है कि प्रेशर को बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, बस एक बात का ध्यान रखना, इनवैलिड हो जाऊंगा मैं, इनवैलिड एट हाई, वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई, वेरी हाई प्रेशर पर मैं इनवैलिड हो जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि मुझे पता है कि टेम्परेचर को घटाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, तो मैं वेरी लो टेम्परेचर पे इनवैलिड हो जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर गैस जो है ना वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, मस्ट नॉट रिएक्ट विद लिक्विड, टूटनी फूटनी नहीं चाहिए। गैस मस्ट नॉट डिसइंटीग्रेट और डिसोसिएट इन लिक्विड, नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूं मस्ट नॉट रिएक्ट, अब अमोनिया को हम डिसॉल्व करने लगे, अमोनिया पानी में जाकर के कहता है रहा ना जाए, तड़प ही ऐसी है, मैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में रॉल्सो नहीं लगता, सॉरी हेनरी लॉ नहीं लगता। फिर आ जाते हैं हम HCl को पानी में डालने लगे, तो HCl कहने लगा मैं तो एक्वस बनूंगा, Cl- एक्वस बनूंगा। अब इसके ऊपर हम रॉल्सो हेनरी लॉ नहीं लगा सकते। सर एक और खाली पेज, कुछ बताओगे क्या? अरे हाँ भाई सुनो, हमने ये जाना कि P इज इक्वल टू के एच इंटू काई ऑफ सोल्यूट है, या फिर गैस लिख दो, है ना, काई ऑफ गैस लिख दो। ये तो तुम्हारी बात ठीक है। अब करें क्या हम लोग, ये जानते हैं कि सोल्यूबिलिटी गैस की जो होती है ना, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज जनरली वेरी पुअर, इज जनरली वेरी पुअर। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो गैस होगा वो काफी 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 कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ही कह सकता हूं। तो फॉर न्यूमेरिकल्स मेरे दोस्तों, फॉर न्यूमेरिकल्स ऑन हेनरी लॉ, आप ये कहेंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। और आपको बता दूं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो काई घटता है, क्यों? क्योंकि के एच बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो के एच बढ़ता है। समझ गए ना? आगे चलें, वेपर प्रेशर की बात करें, रॉल्ड्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। रॉल्ड्स लॉ विच स्टेट्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to a small fraction। देखो उसने कहा एक डब्बे के अंदर अगर दो लोग मौजूद हैं तो यहाँ से ऊपर कितने लोग जाएंगे, कलेक्ट होंगे वेपर फॉर्म में, जब एक इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, जब यहाँ पर एक वेपर प्रेशर डेवलप हो चुका होगा, तो यहाँ पर कैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी वो बातें करने लग रहा था। राउल्ट ने कहा कि पार्शियल प्रेशर लिक्विड का जो होता है ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि वॉलेटाइल कंपोनेंट खुद कितना लिक्विड के अंदर मौजूद है। तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। हमने कहा ये जो कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो क्या है? कहने लगा उसी लिक्विड के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। सिमिलरली अगर दूसरा लिक्विड भी मौजूद है तो P2 क्या आ जाएगा? P2 नॉट काई 2। सही है ना? ये नॉट जहां लगे हुए हैं वो प्योर रहते हैं, जहां पर बिंदी लगी होती है ना, जहां पर बिंदी लगी होती है वो प्योर होते हैं। समझ गए ना मेरी बात को?
बस ठीक है। अब देखो ये आ गया ग्राफ आपका। अब इस ग्राफ के मुताबिक जो चीजें आपको नजर आ रही हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि ये वाला हो गया है एक नंबर 1 कंपोनेंट का ग्राफ, ये हो गया नंबर 2 का, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का। ये केस चल रहा है मिसिबल दो लिक्विड्स का। दो लिक्विड हैं जो आपस में मिसिबल हैं। फिर आए थे डाल्टन साहब। डाल्टन ने कहा कि भैया पार्शियल प्रेशर का सम करना जानते हो? हमने कहा हाँ जानते हैं। तो कहने लगे तुम्हारे पास डब्बे में ऊपर दो लोग उड़ करके गैस बना रहे हैं, तो उनके दोनों को प्रेशर को ऐड कर दो। मैंने कहा कर देते हैं। तो उन्होंने यहाँ से एक इक्वेशन दे दी जिसको आपने पढ़ा होगा, प्रेशर ड्यू टू सोल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। बस उसी को यहाँ पर प्लॉट कर दिया, सीधी स्ट्रेट लाइन आ गई। राइट समझ गए? द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम with the solution is determined by the partial pressure। यानी कि अगर आप YA निकालना चाहते हैं तो वो होता है PA डिवाइड बाय P टोटल। सिमिलरली अगर YB निकालना चाहते हैं तो वो होता है PB डिवाइड बाय P टोटल। समझ गए? यहाँ चीज लिखी हुई है। अब देखो बच्चों नॉन आइडियल और आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। जो लोग राउल्ट्स लॉ को थ्रू आउट एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फॉलो करते हैं तो उसे आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। और इनके अंदर जो इंटरेक्शन होती है, ए के इंटरेक्शन, बी के इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन सेम सेम होते हैं, तो इसलिए मिक्सिंग करने के बाद पुराने बॉन्ड जो टूटे और जो नए बॉन्ड बने हैं वो सब सेम सेम एनर्जी के होते हैं, तो जीरो वैल्यू आ जाएगी मिक्सिंग करने के बाद। वॉल्यूम में भी कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे कि एन हेक्सेन को एन हेप्टेन के साथ मिला दो, ब्रोमो इथेन को क्लोरो इथेन के साथ मिला दो, बेंजीन को टॉल्मीन के साथ मिला दो, ये सभी आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। अब हमें ये पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। वो लोग जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, दो तरीके के लोग हो सकते हैं। एक कहते हैं हम तो अपना वेपर प्रेशर जो है ना वो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर आ रहा है उससे ज़्यादा बनाएंगे, उसे कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। और कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम लोग तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर आ रहा है उसे कम निकालेंगे, तो उसे नेगेटिव डेविएशन वाले लोग कहते हैं। ऊपर की तरफ ग्राफ आ जाता है, ठीक है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर। इट इज हायर उसे पॉजिटिव डेविएशन, अगर कम है तो नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। मैंने आपको ये बात यहाँ पे बता दी है। एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। एक फिनॉल और एनिलीन का मिक्सचर, सही है कि नहीं। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का मिक्सचर, ये दोनों क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। इसे हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया गया है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रखा है यहाँ पे, देख रहे हो, है देख रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहा है इसे। क्या मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि यार यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन ठीक है, यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है ना, कार्बन है ये तो। हमने तो आज तक ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन ये पढ़े थे, तो यहाँ तो कार्बन है, फिर भी इसे हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कह रहा है एनसीईआरटी, बताना जरा। कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन वाले। ये लोग राल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, डेल्टा एच इनका 0 से ज़्यादा होता है, डेल्टा वी भी 0 से ज़्यादा होता है, जो प्रेशर आप इंडिविजुअल चेक करेंगे वो भी ज़्यादा होता है, जो कॉम्बिनेशन चेक करेंगे वो भी राल्ट्स लॉ से ज़्यादा होता है। ए बी इंट्रैक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग वीकर होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एसीटोन इथेनॉल, एसीटोन CH2, वाटर एसिड इथेनॉल CCl4 मिथेनॉल। और राल्ट्स लॉ को फॉलो ना करने वाले नेगेटिव वाले भी लोग हो सकते हैं, तो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव, प्रेशर भी कम, प्रेशर फिर से कम, ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाती है। एसीटोन को एनिलीन से मिक्स कर दिया, एसीटोन को क्लोरोफॉर्म से मिक्स कर दिया, और मिथेनॉल को एसिटिक एसिड के साथ मिक्स कर दिया। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे पहली है। ये हुआ है हमारा ओरिजिनल लिक्विड का वेपर प्रेशर, और ये हो गया सॉल्यूशन का, डिवाइड कर दिया सॉल्वेंट के प्योर फॉर्म से। ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिस फॉर्मूले को आप लोगों ने कुछ इस प्रकार पढ़ा हुआ होगा, पी नॉट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू काई बी। आपने ये पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा, कोई शक नहीं है मुझे। यहाँ कह रहा है कि N1 and N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अभी तक चीजें डेंजर फ्री हैं। लेकिन अचानक से बच्चों यहाँ पे पता नहीं एनसीईआरटी क्यों इसको ऐसा लिख देता है, कहता है कि नीचे वाले को इसको गायब कर दो। लेकिन ये गायब करना डेंजरस हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज बताने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को खतरा ना हो एग्जाम के अंदर, कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू काई ऑफ बी। इसका इस्तेमाल अब कब करेंगे,
पहली बात, अगर आपसे सवाल में RLVP दिया हुआ है या पूछा है, या आपसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिया हुआ है या पूछा है, या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को डायरेक्टली आपसे मांगा है या पूछा है, या आपसे सवाल में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा है, ये अगर आपसे मांगना चाहता है तो अगर पी नॉट है, पी एस है, काई ए है, काई बी है, ये सभी लोग में से 4-5 अगर आपके पास ये लोग इंडिविजुअली वैल्यू दे रखी हैं और आपको पता है कि डाइल्यूट है ही नहीं, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, इसको अप्रोक्सीमेट ना करो, इसको एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी ही लो। लेकिन सर मेरे को तो डर लगता है कि मैं कब ऐसा करूं कब ना करूं, तो उस डेंजर से बचने के लिए बिंदास एक फॉर्मूला लगाएंगे आप, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। इसमें कोई खतरा ही नहीं है। यहाँ आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी इनटू इनटू वेट ऑफ ए इनटू मोलर मास ऑफ ए। मेरी बात समझिए सब लोग, ये आपको चीज समझ में आ जानी चाहिए। वेट ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी, वेट ऑफ ए डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए। यहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पीछे देखो, यहां पर इस नीचे ये लिखा हुआ है और मैंने जो लिख के दिया है वहां पर नीचे पीएस है। ये जनरल फॉर्मूला है। अगर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन वेट ऑफ सोल्यूट मांगे, अगर डाइल्यूट लिखा है, नहीं डाइल्यूट लिखा है, कुछ भी ऐसी कोई बात हो रखी है, आप बिंदास डेंजर फ्री होकर के ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो, वेट ऑफ सोल्यूट हो, उन दोनों सिचुएशन में आप ये वाला फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूट हो, सुपर डाइल्यूट हो, ना हो डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेट हो, कुछ भी हो, आप आराम से यूज कर सकते हैं, कोई चैलेंज आपको नहीं आएगा। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि ये वाला जो टेम्परेचर है, इसके ऊपर जेई मेंस ने भी सवाल पूछे हुए हैं, तो नीट में भी आते ही हैं। ये वाला जो टेम्परेचर है जिसपे सॉल्यूशन, और ये वाला जो टेम्परेचर जिसपे सॉल्वेंट अपना बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर रहा है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा आगे खिसक गया क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है, और घटे हुए वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए इसे कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो कि एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, एक्सपेरिमेंट से पता लगाया गया है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है, और इसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है, जिसे हम लोग एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। केबी की यूनिट जो होती है वो केल्विन केजी पर मोल होती है। चाहिए तो डिग्री सेल्सियस भी आप कह सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट भी घट रहा है। पहले यहाँ पर एक फ्रोजन लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ सॉल्यूशन है। पहले यहाँ पर चीजें फ्रीज हो रही थी, अब यहाँ पर आकर के चीजें फ्रीज हो रही हैं, तो डिप्रेशन आ गया है। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया है, तो डेल्टा टी एफ जो है वो डिफरेंस हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है। डायल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर ये वैलिड होता है। तो यहाँ से के एफ आ गया, के एफ को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाएगा, जिसकी फिर से एक बार यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल। ठीक है ना? कुछ के एफ की वैल्यूज जो हैं एनसीईआरटी ने टेबल में दे रखी है, आपको उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, सवाल आपको देगा। लास्ट रिलेटिव प्रॉपर्टी के बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बाद एक और प्रॉपर्टी आती है, जिसका नाम है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपने दो डब्बे लगा रखे हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही होते हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करते हैं। जितना प्रेशर वो लगा रहे हैं पास होने के लिए, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब मैंने दूसरी तरफ से धक्का लगाना शुरू किया और मैंने सॉल्वेंट के मूवमेंट को कर दिया बंद। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है, और सी यानी कि क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी ही तो है। सवाल ये आता है कि पिग का ब्लैडर पार्चमेंट पेपर होता है, या हम लोग सिंथेटिक सेलोफेन होती हैं, इन सब का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। टू सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उन्हें आइसोटोनिक कहेंगे, जिसका ज्यादा होता है उसे हाइपरटोनिक, और जिसका कम होता है उसे हाइपोटोनिक कहेंगे। ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को कहता हूं कि पढ़ के मुझे एक बार थम्स अप दे देना कि सर हमने पढ़ लिया है। प्लीज पढ़ना भाई, ये प्लीज 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 पढ़ना, ठीक है? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगी, मुझे कंफर्मेशन चाहिए, मैं बता रहा हूं, मुझे कंफर्मेशन चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, तभी मैं बाकी के आपके नीट के जो भी बचे हुए लेक्चर हैं एनसीईआरटी की हाईलाइट की वो डालूंगा। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगी कि अगर मैं पानी के फ्लो को बिल्कुल रोकना चाहता हूं तो मुझे लार्जर प्रेशर लगाना पड़ेगा। इफ द प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड थ्रू द सॉल्यूशन साइड, तो उल्टा काम होना शुरू हो जाएगा। जहां से हाई सॉल्वेंट की मात्रा से लो सॉल्वेंट की मात्रा में सॉल्वेंट ट्रेवल कर रहा था, इस बार लो से हाई की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देगा।
हम लोग एक मेम्ब्रेन जिसको सेलुलोज एसीटेट कहते हैं, एक ऐसी पोरस मेम्ब्रेन होती है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एबनॉर्मल मोलर मास प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? वेंट हॉफ करके एक आदमी आया था, उसने कहा कि यार हमने जो एक्सपेक्ट किया है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों में अंतर आ रहा है, कभी मोलर मास सॉल्यूट का ज़्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, तो दिक्कत आ रही है। कभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ के आ रही है, कभी कम होके आ रही है। तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि हमने जो सॉल्यूट डाले थे उनका नंबर जो है एक्चुअल में वो नहीं है जो हम सोच रहे थे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स चेंज हो गए हैं, या तो वो बढ़ गए हैं या घट गए हैं। बढ़ेंगे कैसे? डिसोसिएट करके। घटेंगे कैसे? एसोसिएट करके। तो उन्होंने कहा अब एक काम करना पड़ेगा, हर जगह पर आई लगाना पड़ेगा, हर जगह पर आई लगाना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ कि आप लोग ये वाला फॉर्मूला ना इस्तेमाल करें, आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू आई टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस आई टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये वाला इस्तेमाल करें, सेफ रहेंगे। ये डेंजर है भाई, ये यूज ना करें। यहाँ पर आई लगाया, यहाँ पर भी आई लगाया, यहाँ पर भी आई लगाया, बाकी कोई समस्या नहीं है। इनके बारे में ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, और ये बात भी ध्यान रखना कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही जो होती है वो आई होती है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, इसके ऊपर सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। हमें यूजुअली लगता है कि NaCl जो है उसका आई क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे डाइल्यूशन आती है तो उतना ज़्यादा डिसोसिएशन बढ़ता है। तो 0.1 मोलर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन माना जाता है ये। यहाँ पर ये पूरा NaCl नहीं टूटा है, 1.87 आई वैल्यू आएगी। सिमिलरली जैसे आपने कॉन्सेंट्रेशन को कम किया यानी कि डाइल्यूशन को बढ़ाया तो ये धीरे 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 ये 2 को अप्रोच हो जाती है। जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तब। तो KCl, MgSO4, K2SO4 इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। इन दोनों में पूछता है कि 0.1 मोलर में किसकी ज़्यादा होती है डिसोसिएशन। आपको पता होना चाहिए कि इनको आप आयनिक करेक्टर से, फेजान रूल से भी आप आंसर कर सकते हैं। फेजान रूल से भी आप आंसर कर सकते हैं। फिर MgSO4, K2SO4 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको यहाँ पर 2 फॉर्मूले और बताना चाहूँगा कि I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। ये होता है डिसोसिएशन के केस में, और आई वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी। और I इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय n इंटू एल्फा। ये होता है हमारा एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में। और आई वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड जो होता है वो डाइमराइज करता है, तो इसके लिए n की वैल्यू 2 आएगी। कब करता है डाइमराइज? एसिटिक एसिड कब करता है? बेंजीन में डाइमराइज करता है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों मैंने सारा का सारा चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। पढ़ो जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ओके बाय।